Hello everyone, this is me Gishika and I welcome you all to my channel Learning Commerce. And on this channel particularly I post videos related to educational content for class 11th, for class 12th and for graduation level, UG level and of course for the post graduation level. And I'll be posting the videos related to the subject of commerce only. And today I have came up with the topic for class 11th economics, and that topic is related to the statistics. So particularly in this video we are going to cover up the chapter 1 and it would be related to statistics. What is the basic concept of statistics and what are the basic significance of it, ki how we use statistics basically. So now we should move forward to the video. So first of all, हमें स्टैट्स पढ़ने से पहले वी शुड बी नोइंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स से पहले वी शुड बी नोइंग अबाउट व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक्स. सो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या होता है, अगर हम जनरल भाषा में समझें तो इकोनॉमिक्स रेफर्स टू फाइंडिंग सॉल्यूशन टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना या उस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से स्टडी करना, दैट पर्टिकुलर थिंग इज नॉन एज इकोनॉमिक्स. बेसिकली हम क्या करते हैं, हम अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं और उसके बाद उसके पर्टिकुलरली सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. अगर हम बात करें, सपोज एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल की बात करें, अपने हाउस होल्ड की लेकर के बात चले अगर, तो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, स्पेंड करने के लिए वी डू हैव वेरी लिमिटेड इनकम. हमारे पास पैसा जो है वो बहुत लिमिटेड होता है, लेकिन हमारी जो नीड्स है या हमारी जो वांट्स हैं दीज आर अनलिमिटेड. हमारे पास बहुत लेवल से चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, हमारे पास बहुत सारी डिमांड्स होती हैं और हमारे पास उसे पूरा करने के लिए पैसा बहुत ही लिमिटेड होता है. तो हमें क्या करना होता है, अपनी इनकम को अपनी नीड्स और अपनी डिमांड्स के लिए अरेंज करना होता है या एलोकेट करना होता है. सिमिलर इज द केस विद इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स भी क्या ही है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, मतलब हमारे पास जो पैसा है, हमारे पास जो लेबर है, हमारे पास जो लैंड है, जो भी प्रोडक्शन में रिसोर्सेज लगते हैं वो सब रिसोर्सेज आर लिमिटेड. हमारे पास वो रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड है, अबंडेंस में नहीं है, एक लिमिटेड स्पैन में है. और उन पर्टिकुलर रिसोर्सेज का जो यूज है, उनकी जो यूजेस हैं दीज आर मल्टीपल्स, कि हम पर्टिकुलरली एक प्रोडक्ट से कहीं 10 चीजें बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी टेक कि अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट वुड, तो उस वुड से हम टेबल बना सकते हैं, उस वुड से हम चेयर बना सकते हैं, उस वुड से हम सोफा बना सकते हैं. लाइक हमारे पास रिसोर्स तो लिमिटेड है तो वुड ही, लेकिन हम उस वुड को किन किन यूजेस में लेके आने वाले हैं, दैट इज बेसिकली द प्रॉब्लम, कि हम किस तरीके से अपने रिसोर्स को यूज करें ताकि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए. सो इकोनॉमिक्स भी यही है कि हम जब अपनी रिसोर्सेज को पढ़ें या समझें तो वो रिसोर्सेज है लिमिटेड, और किस तरीके से हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट हो. अब वो मैक्सिमम बेनिफिट किसका होना चाहिए, वो प्रोड्यूसर साइड से भी हो सकता है, वो कंज्यूमर की साइड से भी हो सकता है, वो सोसाइटी की साइड से भी हो सकता है. अब प्रोड्यूसर की साइड से किस तरीके से होगा, जब उसे प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा. कंज्यूमर की साइड से किस तरीके से होगा, जब उसे सेटिस्फैक्शन मिलेगी. मे भी हो सकता है उसका प्रोडक्ट जो है जिस काम के लिए उसने लिया हो वो बेस्ट यूज दे, या कम पैसे में उसे ज्यादा सामान मिल जाए, या कुछ भी कंडीशन हो सकती है. देन वी हैव सोसाइटी. तो सोसाइटी का अपना खुद का वेलफेयर हो, सोसाइटी का खुद का फायदा हो. दैट इज द मेजर थिंग कि हमें जो है अल्टीमेटली अपने रिसोर्सेस को इस तरीके से एलोकेट करना है काफी सारे यूजेस में कि वो मैक्सिमम बेनिफिट दे पाए हर एक इंडिविजुअल को, चाहे वो प्रोड्यूसर है, चाहे वो कंज्यूमर है, चाहे वो सोसाइटी है. सो आई होप द बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स इज क्लियर विद द फ्लो चार्ट.
सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फ्लो चार्ट, तो जो हमने पिछली स्लाइड में कवर अप किया, ये फ्लो चार्ट भी वही सजेस्ट करता है कि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो स्कार्स हैं, हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, चाहे वो लैंड है, लेबर है, मशीनरी है, मनी है, कोई भी रिसोर्स है प्रोडक्शन के लिए वो लिमिटेड है, स्कार्स है, और उस रिसोर्स को हम बहुत सारे यूजेस में लेकर के आ सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ ऑप्शंस होते हैं। अब यहाँ से जो प्रॉब्लम अराइज होती है चॉइस की, कि हमें अपने रिसोर्सेज को कौन से वाले यूज में एम्प्लॉय करना है, डिप्लॉय करना है, या कौन से वाले यूज में फिट बिठाना है, वहां पे आती है हमारी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जिसे बेसिकली हम अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी बोलते हैं। और इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से हमें डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस को कैरी आउट करना होता है कि बेसिकली हमें किस चीज को सिलेक्ट करना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि विच वन ऑप्शन और विच वन टू सिलेक्ट इज द मेजर प्रॉब्लम, और इट इज द मेजर थिंग दैट इज टू बी कंसिडर्ड इन द डिसीजन मेकिंग। सो बेसिकली यहाँ से क्या होता है, जो हमने प्रॉपर सिस्टम पढ़ा, अब डिसीजन मेकिंग इस तरीके से करनी है कि हम अपने जो सोसाइटी है उसका भी मैक्सिमम बेनिफिट कर पाए, मैक्सिमम वेलफेयर हो, प्रोड्यूसर भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स कमा पाए, उसकी भी बहुत ज्यादा अर्निंग हो, ज्यादा प्रॉफिट हो, तभी वो सेटिस्फाइड होगा, एंड कंज्यूमर ऑल्सो, क्योंकि उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल हाई होना चाहिए। कस्टमर जहां पर पैसा दे रहा है तो उसको रिस्पॉन्स भी या उसको आउटपुट भी, आउटकम भी जो है वो बेस्ट वे में मिलना चाहिए। नाउ इज द रियल टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली हम दो सेंस में पढ़ते हैं, दो सेंस में समझते हैं। द वेरी फर्स्ट इज आर प्लूरल सेंस, विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का जस्ट क्या मतलब होता है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स या फिगर्स या डाटा, न्यूमेरिकल डाटा जो कि एक सिस्टमैटिक वे से कलेक्ट किया जाए, प्लस उसमें सबसे मेजर जो इंपॉर्टेंस है वो ये होनी चाहिए कि दैट डाटा शुड बी एग्रीगेट, दैट शुड बी इन एग्रीगेट फॉर्म, मतलब कलेक्टिव फॉर्म में डाटा होना चाहिए। इंडिविजुअल सिंगल पर्सन का डाटा इज नॉट कंसिडर्ड टू बी स्टैटिस्टिक्स। डाटा बेसिकली क्या होता है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, लाइक नंबर्स में होगी 1 2 3, आपकी फ्रैक्शंस में हो सकती है, यू कैन हैव इट इन डेसिमल्स ऑल्सो। तो ये सब आपके न्यूमेरिकल डाटा है। अब इस न्यूमेरिकल डाटा को जस्ट हम स्टैट्स नहीं कह सकते, दिस इज पर्टिकुलरली डाटा। इस डाटा को हम स्टैट्स किस कंडीशन में बोलेंगे, जब हम एग्रीगेटली या कलेक्टिवली बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी आर हैविंग सम एग्जाम्पल्स। तो हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल इज राम गेट्स 500 रुपीज पर मंथ एज पॉकेट अलाउंस। तो यहाँ पे डाटा तो है, न्यूमेरिकल डाटा है, बात की है, न्यूमेरिकल टर्म्स में की है, नंबर्स में की है, लेकिन दिस इज नॉट स्टैटिस्टिक्स, इट इज जस्ट मेयर डाटा। Why it is not statistics? Because there is just the pocket allowance of one single person. अगर यहाँ पे मैं बात करती एवरेज की, अगर मैं बात करती रिलेटिविटी की, कि एक पर्सन को दूसरे से रिलेट करके ये चीज आ रही है, then that particular thing would be termed as statistics. तो ये पर्टिकुलरली एक सिंपल डाटा है। नेक्स्ट पॉइंट में थोड़ी सी एडजस्टमेंट लिख दी, एवरेज पॉकेट अलाउंस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। अब यहाँ पे क्लास 10 स्टूडेंट्स की बात हुई है, मतलब एग्रीगेशन की बात की गई है, एग्रीगेट्स की बात की गई है। तो इस केस में जो डाटा इज गिवन, इट वुड बी टर्म्ड एज स्टैटिस्टिक्स। द नेक्स्ट वन इज मोहन हैज 200 रुपीज इन हिज पॉकेट। अब सिंगल, यहाँ पे भी एक सिंगल इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, एक सिंगल सेट ऑफ डाटा है हमारे पास, कलेक्टिव बात नहीं है, किसी की रिलेशनशिप में बात नहीं की जा रही है। तो देन पर्टिकुलरली इट वुड बी जस्ट डाटा, इट वुड नेवर बी टर्म्ड एज, और इट वुड बी नेवर कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स। Then we have Siha has more money with her than Mohan. This particular thing is neither data nor stats, because ना तो यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल टर्म की बात हुई है और ना ही यहाँ पे किसी
रिलेशनशिप की बात की गई है, तो ये डाटा या स्टैटिस्टिक्स नहीं है। इस केस में तो डाटा ही नहीं है तो स्टैटिस्टिक्स होने का मतलब ही नहीं होता। एंड नाउ वी आर हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट definition or very important statement, that is all statistics are data but all data are not statistics. This is particularly very important statement. कभी कभी यहाँ से question आ सकता है और आपको इस statement के साथ mention किया जा सकता है justify the statement. तो how you are going to justify any of the statement? By giving, by quoting, by citing एग्जाम्पल्स। आप इन एग्जाम्पल्स में से भी कुछ साइट कर सकते हैं, यू कैन मेक योर ओन एग्जाम्पल्स ऑल्सो। स्टैटिस्टिक्स जो है, हर केस में स्टैटिस्टिक्स डाटा होगा, हर स्टैटिस्टिक्स डाटा कहा जाएगा। अब सपोज ये केस जो है सेकेंड वाला इज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो ये डाटा है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल टर्म्स की बात की गई है। बट ऑल डाटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। अब इस केस में ये डाटा तो है थर्ड वाले पॉइंट पे या फर्स्ट वाले पॉइंट में, लेकिन इस डाटा को हम स्टैटिस्टिक्स में काउंट नहीं करते क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स वाला पॉइंट मिसिंग है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द स्टेटमेंट ऑल्सो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी हैव फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो बेसिकली द वेरी फर्स्ट फीचर इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, कि एक डाटा को स्टैट्स बोलने के लिए देयर शुड बी एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट्स, कि हम काफी सारे फैक्ट्स को, काफी सारे फिगर्स को मिला करके बात कर रहे हैं, कंक्लूडेड वे में बात कर रहे हैं, तो दैट पर्टिकुलर थिंग वुड बी टर्म्ड एज स्टैट्स। लेकिन अगर हम एक आइसोलेटेड फैक्ट रिप्रेजेंट करेंगे, एक सिंगल फैक्ट रिप्रेजेंट करेंगे, एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड फैक्ट रिप्रेजेंट करेंगे, तो दैट पर्टिकुलर थिंग वुड नॉट बी स्टैटिस्टिक्स। जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड पे रीड आउट किया, तो हमारे पास जो वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल था, राम गेट्स 500 रुपीज पर मंथ एज पॉकेट अलाउंस। यहाँ पे हमने डाटा की बात की, लेकिन ये डाटा जो है आइसोलेटेड फॉर्म में था, एक सिंगल पर्सन से रिलेटेड था, दैट्स व्हाई इट वाज नॉट टर्म्ड एज स्टैट्स। सिमिलरली इन थर्ड एग्जाम्पल ऑल्सो, यहाँ पे भी हमने डाटा की बात की, लेकिन ये डाटा भी जो है स्टैटिस्टिक्स नहीं है, जस्ट बिकॉज ये डाटा जो है एक आइसोलेटेड फॉर्म में है, एक इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड है। Then the other feature is numerically expressed, कि जो डाटा है that can be or that should be expressed in numerical terms only। किसी भी तरीके से हम क्वालिटेटिव टर्म्स में डाटा को काउंट नहीं करते, हम ऐसे वर्ड्स को कंसिडर नहीं करते लो, हाई, रिच, पुअर, इस तरीके के वर्ड्स को हम यूज नहीं करते फॉर द डाटा टू बी टर्म्ड एज स्टैटिस्टिक्स। जैसे कि वी हैव द एग्जाम्पल, सिया हैज मोर मनी विद हर देन मोहन। तो यहाँ पे कंपैरिजन तो हो रहा है, दो पर्सन्स को रिलेट करके बता रहे हैं, आइसोलेटेड फैक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ही नहीं है, न्यूमेरिकल डाटा ही नहीं है, दैट्स व्हाई दिस एग्जाम्पल वुड नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। Then the other one is multiplicity of causes. Multiplicity refers to multiples of things. कि किसी भी इवेंट के happen होने का एक particular single reason नहीं होगा, there would be multiples of things associated. अब इसको अगर हम अपनी normal life से समझे, तो अगर मैं बात करूँ academic परफॉर्मेंस की, किसी भी पर्सन के एकेडमिक परफॉर्मेंस की, लेट्स से मेरी परफॉर्मेंस की हम लोग अगर बात करें, तो मेरी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, बेसिकली जो मेरे मार्क्स हैं, वो काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स पे डिपेंड करेंगे। वो मार्क्स अच्छे आए या बुरे आए, उनका आने का जो बैक रीजन है या जो कॉजेज हैं, वो मल्टीपल हो सकते हैं। मेरी ड्यूरेशन क्या थी स्टडी की, मेरा जो है कंसिस्टेंसी कैसा था, लगातार पढ़ती थी या नहीं पढ़ती थी, ठीक है, मैंने टेस्ट कितने हेल्ड ऑन किए, मेरे टीचर्स का क्या रोल रहा, एंड सो ऑन। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं किसी की भी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। तो सिमिलर इज द केस विद स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में भी हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल्स ऑफ कॉजेज होते हैं एक पर्टिकुलर चीज के लिए। तो ये था बेसिक सा एग्जाम्पल। अगर अब हम स्टैटिस्टिक्स के एग्जाम्पल की बात करें, या जो इकोनॉमिक्स के लेवल पे जो हमारे पास बेसिक एग्जाम्पल होता है, वो एग्जाम्पल इज, सपोज अगर हम बात करते हैं डिमांड की, कि किसी प्रोडक्ट का से डिमांड इंक्रीज हो गया, कि उसकी जो मार्केट डिमांड है वो इंक्रीज हो गई, किस वजह से हो सकती है?
मे बी उस प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया, वो प्रोडक्ट सस्ता मिलने लग गया हो, लोग तो खरीदने लग गए हो, लोगों की जो आइडियोलॉजी है या उनका जो प्रेफरेंस है वो चेंज हो गया हो। लाइक उनको जो है पहले हेल्दी फूड्स खाने की आदत नहीं थी, कोरोना के बाद से सडनली ऑर्गेनिक और हेल्दी चीज़ों की जो डिमांड वो रेज हो गई। फाइन, अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी का जो इनकम है वही लेवल बढ़ गया हो, इनकम बढ़ गई हो, पैसे ज्यादा कमा लिए हो इंसान ने, तो वो भी चीजों की डिमांड ज्यादा करने लग जाएगा। तो बेसिकली कि अगर किसी प्रोडक्ट की या किसी चीज की डिमांड बढ़ रही है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर सिंगल रीजन का होना जरूरी नहीं है। लेकिन नेचुरल साइंस में ऐसा नहीं होता। नेचुरल साइंस में सिंगल वन फैक्टर से भी आप उस सिंगल वन फैक्टर को भी आप कॉज कह सकते हो किसी भी चीज का, लेकिन पर्टिकुलरली स्टैट्स में ऐसा नहीं होता। देन वी हैव इज रीजनेबल एक्यूरेसी, कि हमारी जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है, स्टैट्स का जो डाटा है, जो डाटा हम कलेक्ट करेंगे ताकि हम उस पर रिसर्च वर्क कर सके, कुछ भी कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकें, तो बेसिकली देयर शुड बी रीजनेबल एक्यूरेसी। वो डाटा करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, ताकि हम उस पर जो है रिलाय कर सके। बेसिकली वो डाटा रिलायबल होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। तो अब किसी भी डाटा की एक्यूरेसी डिपेंड किस पे करेगी कि हमने वो डाटा कलेक्ट क्यों करना है। मेजरली अगर मुझे किसी सीरियस लेवल की स्टडी करनी है तो डेफिनेटली देयर आर द चांसेस कि मैं डाटा बहुत एक्यूरेट उठाऊंगी, बहुत बार बार कंफर्म करके उठाऊंगी। तो जो डाटा है वो बार बार सोच समझ के, बार बार वेरीफाई करके पिकअप किया जाएगा। एक्यूरेसी, लेवल ऑफ एक्यूरेसी, लेवल ऑफ रिलायबिलिटी बेसिकली उस चीज पे भी डिपेंड करेगा। देन द साइज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि मैं बहुत कम लोगों पे इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ, बहुत कम लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ, तो मेरी एक्यूरेसी इस पे भी डिपेंड करेगी। अगर मुझे सिर्फ 2 लोगों से या 10 लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो एक्यूरेसी की चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। लेकिन अगर मुझे किन्हीं 1000 लोगों से या टोटल पॉपुलेशन से ही चीजें कलेक्ट करनी है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो उस केस में मेरे जो रिलायबिलिटी है, मेरी डाटा के एक्यूरेट होने के चांसेस बहुत ही लो रहेंगे। देन वी हैव म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपैरेबल, कि जो हमारे पास डाटा होता है या जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होती है दैट शुड बी म्यूचुअली रिलेटेड, मतलब वो आपस में रिलेटेड होनी चाहिए ताकि हम उससे कंपैरिजन कर सकें। अब सपोज अगर मुझे अपनी क्लास के बारे में कुछ जानना है या क्लास के बारे में मुझे एकेडमिक इंफॉर्मेशन चाहिए, तो अब बेसिकली मुझे अपनी क्लास के बारे में कुछ जानना है या मुझे वहाँ का कंपैरिजन करना है कि स्टूडेंट्स जो हैं कितने परसेंट जो है वहाँ पे एवरेज स्टूडेंट्स हैं, कितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं एंड कितने जो हैं वो बिलो एवरेज का केस आते हैं। तो मुझे उनके मार्क्स को स्टडी करना पड़ेगा। और अगर क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं तो उन 20 के 20 स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट सेम काउंट करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पहले 5 स्टूडेंट्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स काउंट कर रही हूँ, देन अगेन फर्दर 5 के डिफरेंट सब्जेक्ट्स काउंट कर रही हूँ। तो बेसिकली अगर मैं इनके सब्जेक्ट्स ही डिफर कर दूंगी तो मैं इनको आपस में कंपेयर कैसे कर पाऊंगी, कंपैरिजन ही नहीं हो पाएगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। 3 पर्सन्स में कंपेयर करना है, राम, श्याम एंड मोहन, कि हु इज टॉलर, हु इज द टॉलेस्ट। अगर मुझे ये चीज कंपेयर करनी है तो मुझे तीनों की हाइट से ही डाटा या हाइट से रिलेटेड ही डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, तभी मैं इन तीनों में कंपैरिजन कर सकती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसका हाइट कंसिडर कर लूँ, इसका कॉम्प्लेक्शन कंसिडर कर लूँ, इसकी जो है इनकम सोर्स कंसिडर कर लूँ, तो उस केस में मैं कंपैरिजन ही नहीं कर पाऊंगी। दिस इज व्हाट दिस पॉइंट सजेस्ट कि हमारे पास जो डाटा है या जो इंफॉर्मेशन है दैट शुड बी ऑफ होमोजेनियस नेचर, सिमिलर नेचर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सारी जो इंफॉर्मेशन है वो सेम होनी चाहिए कि सेम एट्रीब्यूट्स पे ही हर एक इंडिविजुअल का डाटा कलेक्ट होना चाहिए। देन वी हैव इज प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव,
कि स्टैट्स को परफॉर्म करने के लिए हमारा ऑलरेडी कुछ एक सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव होता है, एक टारगेट होता है, उस पर्टिकुलर टारगेट के लिए ही हम प्रॉपर रिसर्च वर्क कैरी आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल से मुझे क्लास 11th की जो है एकेडमिक रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो उस केस में मेरे पास एक टारगेट है, मुझे एकेडमिक रिपोर्ट ही जनरेट करनी है। तो मैं एकेडमिकली जितने भी टेस्ट हैं, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, उन सब के मार्क्स ही रिकॉर्ड करूंगी। तो बिना टारगेट के, बिना एक ऑब्जेक्टिव के हम स्टैटिस्टिक्स की प्रोसेस नहीं कैरी आउट कर सकते। कि अगर हमारे पास एक टारगेट ही नहीं है, एक पर्पस ही नहीं है, एक ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, तो हम पूरी प्रोसेस या किस चीज का डाटा कलेक्ट किया जाएगा, वो तो लाइक लॉस्ट थिंग हो जाएगी। बेसिकली वी आर नॉट एबल टू थिंक ऑफ कि कौन सा डाटा कलेक्ट करना है और कौन सा रिजेक्ट करना है। द नेक्स्ट फीचर इज एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। बेसिकली ये फीचर है एंड ऑल्सो इट इज द वे और द मेथड टू कलेक्ट द डाटा, कि हम डेटा को किस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। देर आर बेसिकली टू वेज। द वेरी फर्स्ट इज एस्टिमेटेड एंड द सेकेंड वन इज एन्यूमरेटेड। एस्टिमेशन यानी लाइक हम सैम्पलिंग जब कर देते हैं, सपोज कि हमारे पास बहुत ज़्यादा एरिया है, बहुत ज़्यादा वाइड एरिया है जिसकी हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो उस केस में हर एक इंडिविजुअल के पास जाकर उसे अप्रोच करना इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। तो उस केस में हम क्या करते हैं, कुछ 2-4 लोगों को सिलेक्ट करते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को सिलेक्ट करते हैं और उन ग्रुप ऑफ पीपल से ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं और बाकी सबको वो ग्रुप ही रिप्रेजेंट करता है। दैट इज नॉन एज एस्टिमेशन। कि कुछ लोग हमने या कुछ जो इंफॉर्मेशन है वो हमने कलेक्ट की सिर्फ कुछ लोगों से, ना कि सारे लोगों से जिन पे भी हमने स्टडी करनी थी। इफ आई से कि एक क्लास में हमें किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में फीडबैक चाहिए, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ गोइंग टू वन-on-one स्टूडेंट की हर एक पर्सन से एक फीडबैक लेने की बजाय हम क्या करते हैं, क्लास में से कुछ एकेडमिकली बेस्ट बच्चों को सिलेक्ट करते हैं जो एकेडमिकली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, उन्हें सिलेक्ट करते हैं और उनसे फीडबैक ले लेते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ होल ऑफ द क्लास। दैट पर्टिकुलर थिंग वुड बी आर एस्टिमेशन। एंड अगर हम वो फीडबैक जो है 1-on-1 हर एक इंडिविजुअल से जाके कलेक्ट कर रहे हैं, तो दैट पर्टिकुलर थिंग वुड बी आर एन्यूमरेशन। तो बेसिकली यही 2 मेथड्स हैं डाटा कलेक्शन के। एस्टिमेटेड या डाटा को एस्टिमेट कब किया जाता है, जब हमारे पास जो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत बड़ा है, बहुत लार्ज है, जब हमें बहुत सारे लोगों की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। एंड हम एन्यूमरेशन कब ऑप्ट करते हैं, जब हमें बहुत कम लोगों के लिए जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। सपोज अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों से डाटा कलेक्ट करना है, तो आई विल ऑप्ट फॉर एन्यूमरेशन। एंड अगर मुझे जो है होल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया से डाटा कलेक्ट करना, तो उस केस में आई विल गो विद द एस्टिमेशन प्रोसेस, कि मैं कुछ लोग सिलेक्ट करूंगी और बाकी की जो भी डाटा है वो उन्हीं के बेस पे हमारा एस्टिमेशन रेडी हो जाएगा। देन द लास्ट फीचर इज कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है, स्टैटिस्टिकल डाटा है, दैट शुड बी कलेक्टेड बट इन अ सिस्टमैटिक मैनर, इन प्रॉपर ऑर्डर। प्रॉपर प्रोसीजर है, प्रॉपर रूल्स है, प्रॉपर मेथड है फॉर collecting the data and for analyzing the data, for studying the data, ताकि हम उस पे further conclusions को draw कर सके। So that's it for this video. I hope you understood it well, and if you guys have any query, any doubt, you can let us know in the comment section below, and I'll definitely try to respond your query as soon as possible. And I'll be coming up with more such stuff. Till then, stay connected. Good luck. Have a great day.